हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बेसिक लाइफ प्रोसेस। जैसे कि कल के वीडियो में हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ एचएपी मतलब ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। उसमें देखा था हमने डेफिनेशन देखी थी एनाटॉमी की और फिजियोलॉजी की डेफिनेशन। उसके बाद स्कोप देखा था, उसके बाद लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखे थे। कितने लेवल्स थे टोटल थे 6 लेवल्स। उसके बाद में हम देखे थे कि बॉडी सिस्टम क्या होता है और बॉडी सिस्टम का वर्क क्या होता है। वैसे ही आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बेसिक लाइफ प्रोसेस और होमोस्टैटिसिस। ये दो इम्पोर्टेंट है। उसमें होमोस्टैटिसिस मैंने कल ही बताया था, जैसे कि कल की वीडियो में बताया था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 10 या 5 मार्क को तो हमेशा आ ही जाता है, हमेशा आता ही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल न भूलना। अगर कुछ लास्ट वीडियो में कुछ डाउट है या फिर कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट करना। तो बेसिक लाइफ प्रोसेस में क्या होता है, ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन फॉर इट्स सर्वाइवल एंड ग्रोथ। सो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव सम स्पेसिफिक लाइफ प्रोसेस। जैसे कि अगर ये पेड़ है, पेड़ को हमने पानी दिया, फिर वो जैसे जैसे ग्रोथ होता है तो उसको इम्पोर्टेंट क्या है, पेड़ को इम्पोर्टेंट क्या है, पानी है। तो पानी अगर देंगे तो उसको ग्रोथ होगी और वो सरवाइव कर सकता है। वैसे ही हमारी जो बॉडी है, उस बॉडी को अगर हमने खाना दिया तो खाना खाने के बाद बहुत सारी एडीएमई प्रोसेस होती है, मतलब एब्जॉर्प्शन होता है, डाइजेशन होता है। वैसे अगर वो जो प्रोसेस होती है, वो जो फंक्शंस करते हैं, उनका काम करते हैं, उसे क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस। ये कंटिन्यूस होता रहता है। अगर हमने खाना खाया, खाने के बाद जो एडीएमई प्रोसेस होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, डाइजेशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, अगर वो प्रोसेस जो होता है ना, वो हमारे लाइफ के, हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है। वैसे ही जैसे मैंने अभी बताया, जैसे पेड़ को अगर पानी दिया तो वो इम्पोर्टेंट है, पानी देना, क्योंकि वो सर्वाइवल कर सके और उसकी ग्रोथ हो सके। तो उसे कहते हैं बेसिक लाइफ प्रोसेस। तो उसमें क्या होता है, मेटाबॉलिज्म, रिस्पॉन्सिवनेस, मूवमेंट, ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन। ये इतने इम्पोर्टेंट है बेसिक लाइफ प्रोसेस के लिए। तो उसमें जो है फर्स्ट वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, इट इज द सम ऑफ ऑल केमिकल प्रोसेस दैट अक्यूर इन द बॉडी। इसमें क्या होता है, दो टाइप्स होते हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है, अगर बहुत सारे, कैटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है, अगर कोई बड़ा पार्टिकल है या फिर केमिकल या फिर मॉलिक्यूल है जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड होते हैं या फिर ब्रेकडाउन होते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं कैटाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म मतलब उसका उल्टा। उल्टा यानी अगर कुछ पार्टिकल से उसको जोड़ के बड़ा कर दे तो उसे कहते हैं एनाबॉलिज्म। बड़ा कर देते यानी क्या होता है, ज्वाइंट हो जाते हैं, और छोटे छोटे पार्टिकल से वो ज्वाइंट होके क्या होता है, कंबाइन होते हैं, उसे एनाबॉलिज्म कहते हैं। यानी उल्टा प्रोसेस कैटाबॉलिज्म का। और कैटाबॉलिज्म क्या होता है, जो कंबाइन होते हैं ना, तो उससे क्या होते हैं, वो ब्रेक डाउन होके छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होते हैं, उसे कहते हैं कैटाबॉलिज्म। और फिर क्या होता है, हमने देखा था जैसे कैटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है, इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस इनटू द सिंपल कंपाउंड। और एनाबॉलिज्म मतलब इट इज द बिल्डिंग अप ऑफ केमिकल सब्सटेंस फ्रॉम स्मॉल कंपोनेंट। इसके बाद क्या होता है, रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस मतलब क्या होता है, अगर ये हमारी बॉडी है, अगर हमें कुछ चींटी काटी तो फिर हमारी बॉडी क्या होती है, तुरंत रिस्पॉन्स करती है या फिर मूवमेंट करती है कुछ ना कुछ, तो उसे कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। अगर हम ऐसे खड़े हैं, बैठे हैं, वो क्या होता है, वो मूवमेंट होता है। वैसे ही रिस्पॉन्सिव कुछ चींटी काटती है तो इसे, इसका मतलब क्या है, इट इज एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू चेंज। उसका एग्जाम्पल क्या होता है, कोल्ड एंड सेंसिटिविटी। मूवमेंट मतलब इट इज इंक्लूड मोशन ऑफ द होल बॉडी, इंडिविजुअल ऑर्गन एक्सेट्रा। इसमें क्या होता है, अगर ये हमारी, सपोज ये बॉडी है हमारी, तो ये बॉडी क्या होती है, उसे मोशन होती है या फिर क्या होती है, ये मूवमेंट होती है उसकी।
तो उसके साथ साथ हमारे ऑर्गन्स, जो हमारे बॉडी में ऑर्गन्स है उसकी जो मूवमेंट होती है उसे क्या कहते हैं, मूवमेंट। मतलब क्या, इट इज इंक्लूड मोशन ऑफ होल बॉडी, इंडिविजुअल ऑर्गन एक्सेट्रा। उसके बाद क्या है, ग्रोथ। तो ग्रोथ में क्या है, इट इज अ डेवलपमेंट आवर बॉडी एंड ऑल्सो इंक्रीज ऑफ बॉडी साइज। तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है यानी बढ़ती है। तो नेक्स्ट क्या है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, इट इज डेवलपमेंट ऑफ सेल। सेल की डेवलप होती है फ्रॉम अनस्पेशलाइज टू स्पेशलाइज सेल्स में। जो अनस्पेशलाइज सेल्स रहते हैं वो स्पेशलाइज में डेवलप होते हैं, उसे डिफरेंशिएशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टीम सेल जनरेट कंप्लीट ह्यूमन बॉडी। उसके बाद क्या है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है, इट इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2। O2 एंड CO2 मतलब ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, एक्सचेंज होता है। सो इट इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द सेल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। O2 एंड CO2 क्या होता है, ये क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। वो हमारे O2 एंड CO2 हमारे मतलब हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो वो क्या होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है ऑक्सीजन, उसे क्या कहते हैं। तो ये होता है रिप्रोडक्शन में एक्सचेंज होना कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। उसके बाद है डाइजेशन। इट इन्वॉल्व द डिग्रेडेशन ऑफ फूड। डिग्रेडेशन मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन। हम जो खाते हैं ना वो। तो एंड लार्ज मॉलिक्यूल, इसमें क्या होता है, और जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं या फिर हम खाना खाते हैं ना उसका ब्रेक डाउन होता है। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन इनटू द ब्लड। और क्या कहते हैं, हम जो खाना खाते हैं या फिर कुछ पीते हैं तो उससे क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है ना, तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, कैल्शियम होता है वो क्या होता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है ब्लड में। तो डाइजेशन मतलब इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, क्या, रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू द ब्लड। उसके बाद क्या है, एक्सक्रीशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, यूरिनेशन। एक्सक्रीशन में क्या होता है, हम जो खाना खाते हैं ना, तो खाना खाने के बाद जो हमें बॉडी को जो चाहिए न्यूट्रिशन, विटामिन, कैल्शियम, वो हमें मिल जाता है। उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है ना वो एक्सक्रीशन होता है। उससे क्या होता है, मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बॉडी से निकल जाता है। फॉर एग्जाम्पल यूरिनेशन, यूरिन के थ्रू निकलता है। तो उसके बाद है होमोस्टैटिसिस। होमोस्टैटिसिस बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ये है। तो उसमें क्या है, 10 या 5 मार्क तो हमेशा आता ही आता है। तो ये क्या होता है, होम्यो मतलब कांस्टेंट एंड स्टैटिस मतलब स्टेट। तो ये क्या है, ग्रीक वर्ड, इट इज अ डिराइव फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। तो कांस्टेंट मतलब क्या होता है, कांस्टेंट रहना। हमारे जो बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, 37 हमारी बॉडी टेम्परेचर है ना, तो वो कांस्टेंट है। It is a condition when our internal environment is constant respect to external environment. हमने डायग्राम से अभी वो से देखते हैं कि क्या होता है। ये क्या है, हमारी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और ये इंटरनल इन्वायरमेंट। जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है वो क्या होता है, हमारी जो हमें सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, वो क्या होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। और इंटरनल इन्वायरमेंट क्या, हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या है, इंटरनल इन्वायरमेंट। अगर हमें कुछ सर्दी लग रही हो या फिर गर्मी हो रही है, हमारे बॉडी टेम्परेचर से ज्यादा है, 37 है तो 42 अगर हो गया, तो फीडबैक सिस्टम क्या करता है, उसे कांस्टेंट रखने का काम करती है। फीडबैक सिस्टम क्या है मैं आगे बताऊंगी। तो उसमें क्या होता है, इंटरनल इन्वायरमेंट से ज्यादा अगर कुछ हमें बॉडी में चेंजेस हो गए तो उसे क्या कहते हैं, उसे कांस्टेंट रखने का काम कौन करता है, फीडबैक सिस्टम करता है। सो इट इज अ कंडीशन दैट मे वेरी बट रिमेन रिलेटिवली कांस्टेंट। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद है होमोस्टैटिस कंट्रोल मैकेनिज्म। तो इसमें क्या होता है,
all the body organs coordinate with each other to maintain homeostasis। तो इसमें क्या होता है, हमारे बॉडी को जो ऑर्गन है कोऑर्डिनेट करती है और उससे क्या होता है, होमोस्टेटिस वो मेंटेन रखने का काम करती है। देयर दिस कोऑर्डिनेशन इज मेनली कंट्रोल्ड बाय न्यूरो इंडोक्राइन। ये न्यूरो इंडोक्राइन क्या है, ये रिसेप्टर है या फिर हार्मोन से। This coordination is mainly controlled by न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम क्या करती है, ये कंट्रोल करती है। और उसके बाद क्या है, उसके 3 कंपोनेंट से रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्ट एंड फीडबैक सिस्टम। तो फीडबैक सिस्टम क्या हुआ, हम आगे देखते हैं, ये तो एग्जाम को तो आते ही आता है। तो रिसेप्टर में क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ सेंसर विच रिसीव एंड डिटेक्ट द चेंज एंड अदर स्टिमुलस। में क्या होता है, रिसेप्टर में क्या होता है, अगर हम कुछ चींटी काटी तो उसे क्या होता है, वो डिटेक्ट करने का काम करता है द रिसेप्टर। तो उसके बाद क्या, कंट्रोल सेंटर में इट रिसीव द स्टिमुली फ्रॉम रिसेप्टर एंड एनालाइज इट। तो इसे क्या करता है, कंट्रोल सेंटर क्या करता है, रिसेप्टर क्या करता है, एनालाइज करने का काम करता है। इफेक्ट ऑफ फीडबैक सिस्टम में क्या करता है, if there any changes take place into internal environment then feedback system is take place into a constant state or homeostasis। इसमें मैंने अभी बताया कि इसमें क्या होता है, जो हमारी बॉडी है वो 37 उसकी टेम्परेचर है बॉडी का, तो उसका इन्वायरमेंट है, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, अगर कुछ हमारे 37 है तो उससे ज्यादा हो गया तो क्या करता है, हेमोस्टेटिस या फिर फीडबैक सिस्टम में क्या करता है, उसे कांस्टेंट रखने का काम करता है। उसमें 2 टाइप से, पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक। तो पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है, when anything is decreasing in our internal environment then it is a try to back its normal and situation by increasing it। तो इसमें क्या होता है, जो when anything decrease in our body, हमारे बॉडी में कुछ डिक्रीज हो गया या फिर कम हो गया तो क्या होता है, पॉजिटिव बैग में वो नॉर्मल सिचुएशन में आने का काम करता है या फिर क्या करता है, वो इंक्रीज करने का काम करता है। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ इट स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन विच इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस टू हेल्प इन चाइल्ड बर्थ। तो इसमें क्या होता है, जो बर्थ देने वाली होती है महिला, उसमें क्या होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होती है तो उसको इंक्रीज करने का काम करती है। फिर उससे क्या होता है, हेल्प होती है चाइल्ड को बर्थ देने में। जो यूट्रस होता है उसका क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, बड़ा होता है, तो उसे क्या होता है, जो एक बॉर्न बेबी है उसे बर्थ देने में तकलीफ नहीं होती है, वो उसे हेल्प होती है। उसके बाद क्या है, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। इसमें क्या होता है, when anything is increased in our internal environment then the system is try to back in normal condition by decreasing। जैसे हमने पॉजिटिव में देखा था वैसे इसमें है। इसमें क्या होता है, जो बॉडी में हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट है उसमें कुछ अगर ज्यादा हो गया टेम्परेचर या फिर कुछ ज्यादा हो गया तो उसमें क्या होता है, उसको बैक नॉर्मल करने का जो काम होता है वो नेगेटिव सिस्टम से होता है। तो उसमें क्या होता है कि वो डिक्रीज होता है, अगर कुछ चीजें इंक्रीज होती है तो उसे नेगेटिव फीडबैक क्या करता है, डिक्रीज करने का काम करती है। तो उसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल क्या है, फीवर है, अगर फीवर हो गया तो हम क्या होता है, हमारी स्किन जो होती है वो हीट होती है, गर्म होती है, तो उसको सिग्नल जाता है। तो उसमें क्या होता है, हाइपोथैलेमस, और फिर क्या होता है, टेम्परेचर रेगुलेट सेंटर होता है। उसके बाद स्वीट ग्लैंड स्टिमुलेट होता है और स्वीटिंग होता है। अगर स्वीटिंग हुई तो क्या होता है, स्वेटिंग होने के बाद हमारी जो बॉडी है वो ठंडी होती है या फिर कूल होने लगती है। तो ये है हमारी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। इसमें क्या होता है, अगर कुछ इंक्रीज हुआ है तो उसे डिक्रीज करने का काम होता है, और पॉजिटिव में कुछ डिक्रीज हुआ है तो उसे इंक्रीज होने का काम करती है। तो ये हेमोस्टेटिस है। अगर कुछ हमें ये 5 या 10 मार्क्स को आया तो हमें क्या करना है, हेमोस्टेटिस के बारे में लिखना है तो उसमें क्या करना है, कुछ उसके पॉइंट्स लिखने हैं, वो क्या होता है क्या नहीं होता है। उसके बाद ऐसे डायग्राम ड्रॉ करनी है, डायग्राम से इजीली इम्प्रेस हो जाते हैं। उसके बाद क्या करना है, हमें हेमोस्टेटिस कंट्रोल मैकेनिज्म लिखना है। मैकेनिज्म में जो 3 कंपोनेंट्स है, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर या फिर फीडबैक सिस्टम, ये भी हमें लिस्ट करना है, उसके बारे में कुछ ना कुछ लिखना है। और जो फीडबैक सिस्टम है उसमें पॉजिटिव फीडबैक या नेगेटिव फीडबैक के बारे में लिखना है।
अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और कुछ अगर डाउट है तो क्या करना वो मुझे कमेंट में बताना। और जैसे कि ये फीडबैक अगर आया तो फीडबैक ऐसे कुछ पूछा 5 मार्क्स को, तो क्या करना है उसमें पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक के बारे में कुछ ना कुछ लिखना है। तो कैसे